जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। महाराजगंज में सड़क हादसा हुआ है, 2 कार सवारों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज इनको रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पेड़ से टकराने के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सड़क हादसे में 2 कार सवारों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी हादसे के बारे में? करीब 2-3 बजे थे और महाराजगंज जनपद से जैसे ही निचलौल की तरफ जाते हैं तो एक अंधा मोड़ पड़ता है, धनेवा मोड़। वहां पर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद लग गई है, चूंकि रात बहुत हो चुकी थी और वो एक समारोह से लौट रहे थे, तो बहुत रात हो चुकी थी और नींद आने के बाद वो सीधे पेड़ से टकरा गई है, जो मारुति कार थी। उसके बाद कार सवार जो 5 लोग थे उसमें 2 लोगों की जो मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य और पुलिस पहुंचने में काफी देर हुआ है। हालांकि इसके बाद तत्काल जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत चिंताजनक थी तो उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी एक व्यक्ति सामान्य है जिसकी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। महाराज इनके नाम पते के बारे में कोई जानकारी आशीष? देखिए, नाम पते के बारे में जो अब तक पता चल पाया है कि बरगदवा थाना क्षेत्र के ये लोग हैं और इसमें एक नगरपालिका क्षेत्र महाराजगंज के भी मृतक हैं, जिनकी पहचान हुई है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक को गाड़ी ने टक्कर मार दी है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर इस हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। एलिवेटेड रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। गाजियाबाद से हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके अलावा इस हादसे के बाद जिस गाड़ी से टक्कर लगी उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और यह हादसा गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। मेरठ के पॉश मार्केट में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों और पुलिस ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और इसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मेरठ से आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। शोरूम में आग लगी और देखते ही देखते आग का दायरा बढ़ता चला गया। भारी नुकसान हुआ। दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर ड्रग्स रैकेट से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार किया गया है। आईआरएस अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। एनसीबी ने गोमती नगर से उसे गिरफ्तार किया है। marijuana सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। यूएसए से मंगाई गई थी 2.7 किलो marijuana। नई दिल्ली में ड्रग्स रैकेट से जुड़ा यह शख्स बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अभी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई दिल्ली में 2 किलो 700 ग्राम मार्जुआना बरामद की थी, जो यूएसए से आई थी एक पार्सल में थी। जब उस कनेक्शन में एनसीबी ने जांच की है तो वो कनेक्शन लखनऊ तक पहुंचा है और यहाँ पर चेरिश गिडवानी नाम के बीटेक छात्र था, बीटेक कंप्लीट कर चुका था, उसको गिरफ्तार करके एनसीबी ले गई है। ये चेरिश बताया जा रहे हैं, इनके पिता आईआरएस अफसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में। और चेरिश के बारे में बताया जा रहा है कि इसने पहले भी पुणे, मुंबई, बेंगलोर से इस तरह के पार्सल पैकेट मंगवाए हैं और ये काफी महंगा ड्रग बताया जा रहा है, जो इसने यूएसए से मंगवाया था। बता रहे हैं इंस्टाग्राम के जरिए ये वहां के ड्रग डीलर से संपर्क में था और इसने ये यूएसए से मंगवाया था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगरा स्थित ताजमहल आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोला जा रहा है। 188 दिन बाद इसे फिर से खोला जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने ताजमहल को 17 मार्च को ही बंद कर दिया था। एंट्री के दौरान पर्यटकों को मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों का पालन करना होगा। सैलानियों को कोरोना का खतरा ना हो, इसके लिए नई व्यवस्था भी बनाई गई है। इसके तहत अब एक दिन में सिर्फ 5000 सैलानियों को ही प्रवेश दिया जाएगा और वो भी 2 शिफ्ट में। इसके अलावा कोरोना के चलते ग्रुप फोटोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है।
ताज खुलने को लेकर पुलिस प्रशासन और एएसआई की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरिफ, आज एक बार फिर से ताजमहल को खोला जा रहा है पर्यटकों के लिए, कैसी तैयारियां हैं इसको लेकर? 6 महीने के आसपास बंद रहा है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। अब ताजमहल आज खोल दिया गया है। देखिए, इस वक्त हम ताजमहल के एंट्री गेट पर खड़े हैं, जहां तमाम पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। हालांकि पर्यटकों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। एक दिन में महज 5000 पर्यटक ही ताजमहल का दीदार कर पाएंगे, जिसमें 2 स्लॉट है। 2500 के पर्यटकों के 2 स्लॉट बनाए गए हैं जो ताजमहल का दीदार कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, चूंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से ताजमहल बंद हुआ था। तमाम तरह की तैयारी की गई है। देखिए, एंट्री पॉइंट पर 2 बूथ बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए। दोनों का सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो सिक्योरिटी के पॉइंट है उनको मद्देनजर रखते हुए उनको चेक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह ताजमहल खुल जरूर गया है, लेकिन पर्यटकों की संख्या काफी कम रहेगी। 5000 पर्यटक आना ताजमहल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि कोरोना से पहले ताजमहल में 25000, 30000, 50,000 के आसपास यहाँ रोजाना पर्यटक यहाँ आते थे। फिलहाल 5000 पर्यटक आज शाम तक ताजमहल देख पाएंगे, और हो सकता है 5000 से कम ये संख्या रहे। ये शाम तक पता चल पाएगा आखिर ताजमहल पर पर्यटक कितने यहाँ आए। लेकिन तैयारियां मुकम्मल है। तमाम तरह की जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो किया जा रहा है। जी अमित। शुक्रिया आरिफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रोजगार को लेकर योगी सरकार की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सभी भर्ती आयोगों के प्रमुख और विभागों के विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये बैठक शाम 5 बजे होनी है। सीएम योगी प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योग बंधु बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। तो 2 बड़ी बैठकों में आज सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। एक तरफ शाम 5 बजे रोजगार को लेकर बेहद अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी आयोगों के अध्यक्ष, विभागों के विभागा प्रमुख भी उसमें शामिल होंगे। चर्चा की जाएगी कि कैसे भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरी दी जा सके, रोजगार से उनको जोड़ा जा सके। और दूसरी तरफ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आज 12 बजे भी एक बैठक बुलाई गई है, उद्योग बंधु बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। उसमें चर्चा इस बात पर की जाएगी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निवेशकों को कैसे आकर्षित किया जाए और कैसे निवेश को धरातल पर उतारा जाए। बेरोजगारी पर घमासान मचा हुआ है, तो सरकार ने राहत देने के लिए नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं। सीएम योगी ने शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है और साथ ही जिले के अंदर ट्रांसफर की सुविधा भी दे दी गई है। शिक्षकों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। जिले के अंदर ही अब शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकेंगे। पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर होंगे। करीब 45,000 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। महिला शिक्षक, दिव्यांग और गंभीर बीमारों को वरीयता मिलेगी। रोजगार को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। 31,661 शिक्षकों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। जिले में अभ्यर्थियों को बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। अब तक सरकार 54,706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया है कि 31,000 कुछ पदों पर जिन पर भर्ती करने की अनुमति मिली थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने जा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार नौकरी देने में भी सबसे आगे है। 3 साल में पिछली सरकारों से 3 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हुई है। पिछले 15 साल की तुलना में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भर्ती की है। पिछले 6 महीने में योगी सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 50 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार दिया है। बैठक करेंगे। बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही महामारी के बीच वाराणसी में पर्यटन स्थलों को खोलने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। वाराणसी मंडल के सभी सांसद और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ने वाले हैं और साथ ही डीएम और एसएसपी के अलावा तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो एक के बाद एक अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। आज इसी कड़ी में वाराणसी की समीक्षा बैठक की जाएगी। विकास कार्यों में कैसे गति लाई जाए, वहां पर जो विकासपरक काम चल रहे हैं कैसे उसको पूरा किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर अधिकारियों के साथ आज चर्चा करने वाले हैं सीएम इस बैठक में।
इससे पहले सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देर शाम बरेली मंडल की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। फटकार लगाते हुए सीएम ने कहा कि लापरवाही की आदत को छोड़ना होगा। कोई भी एप्लीकेशन 3 दिन से ज्यादा लंबित ना हो, एनओसी समय पर जारी की जाए। तो सीएम सख्त हैं। अधिकारियों को सीधे तौर पर उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी काम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही की आदत को छोड़ना होगा और साथ ही साथ 3 दिन के भीतर किसी भी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना होगा, उसे होल्ड नहीं करना होगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि पैसे की कमी किसी भी विकास योजना में आड़े नहीं आएगी। कार्य होते समय ही कार्य की क्वालिटी के बारे में उसी समय निरीक्षण उसका हो जाना चाहिए। जब कार्य कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसी समय गलत कर रहा है आप कार्रवाई करिए। किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को, किसी प्रकार के आर्थिक दुराचार को कहीं भी कोई प्रश्रय नहीं दे रहा है। इसलिए अगर गलत कार्य होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और कार्यदायी संस्था की जवाबदेही बनती है कि हम उसको पूरी गुणवत्ता के साथ उस कार्य को संपन्न करवाएं और इन चीजों को हम देखें। शासन स्तर पर हो या जनपद स्तर पर एनओसी जो जारी होना है समय पे जारी हो जाए, अनावश्यक लंबित न रहे। शासन स्तर पर हमने इसके बारे में पहले कह रखा है कि कोई भी पत्रावली किसी भी टेबल में 3 दिन से अधिक न लंबित रहे। और एक बड़ी खबर कानपुर से है। बिकरू कांड की जांच पूरी हो गई है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में अपडेट सामने आया है। बिकरू कांड की जांच पूरी हो गई है। चार्जशीट तैयार हो गई है। 42 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। कानूनी राय के बाद कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। बिकरू कांड की जांच पूरी हो गई है, चार्जशीट तैयार हो गई है। कानपुर से संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या जानकारी है चार्जशीट को लेकर? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से नृशंस हत्याकांड हुआ था, विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या कर दिया था। उत्तर प्रदेश में इससे पहले पुलिस के ऊपर इस तरीके का हमला कभी नहीं हुआ जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को इस तरीके से हमला किया गया हो और उनको मौत के घाट उतार दिया गया हो। जिसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ और 6 लोग विकास दुबे समेत पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। और इसके बाद पुलिस के पास सबसे बड़ा काम था मामले की विवेचना करना और आरोपियों की गिरफ्तारी करना। मामले में अधिकतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो नाम सामने आए उनके भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े अपराध की विवेचना कैसे की जाए। तो इस मामले में शुरुआती दौर पर जो इंस्पेक्टर लगाए गए उनके काम में शिथिलता मिलने पर उनको हटाया गया और कुल मिलाकर के 4 इंस्पेक्टर लगाए गए इस मामले की विवेचना में। इसके अलावा कई तमाम अन्य पुलिसकर्मियों का सहयोग भी लिया गया। अब पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि विवेचना पूरी हो गई है और इसमें 42 आरोपी बनाए गए हैं। ठीक है। और विधिक राय के बाद ये चार्जशीट जो तैयार की गई है वो कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। शराब माफिया छोटे परिहार समेत 5 पर गैंगस्टर लगाया गया है। रिटायर्ड दरोगा पुष्पेंद्र और बेटे पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। सचंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब उन पर कार्रवाई हो रही है। शराब माफिया छोटे परिहार और साथ ही 5 अन्य लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें रिटायर्ड दरोगा पुष्पेंद्र और बेटे पर भी गैंगस्टर लगाया गया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कानपुर के सचंडी थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम, क्या जानकारी है? बता दें कि 2 साल पहले सचंडी थाना क्षेत्र के दूल गांव में जहरीली शराब पीने से 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया था। तकरीबन 20 लोगों के नाम सामने आए थे जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसी दौरान जस्टिस सुंदरी के भांजे का नाम भी सामने आया था, जिसका नाम भी छोटे परिहार है। ये केमिकल सप्लाई करने का काम करता था। इसको पुलिस ने पकड़ा था और इसके बाद जब ये जेल से छूटा तो इसके बाद फिर से केमिकल सप्लाई करने का काम करने लगा। इसी दौरान सचंडी थाना क्षेत्र में एक शराब फैक्ट्री पकड़ी गई, जो कि तत्कालीन दरोगा जो कि कानपुर देहात में तैनात थे उनके यहाँ पर चल रही थी। इसी मामले में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए 5 लोगों पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई की है और इनके ऊपर शिकंजा कसना लगातार जारी है। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।